स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। साथियों, जब एक देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का दावा करता हो, जब एक देश ग्लोबल स्टेज पर विश्व गुरु बनने की ओर कदम बढ़ा रहा हो, तो क्या उसे अपनी कमियों पर बात करने से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आज की कहानी एक ऐसे आंकड़े की है जो भारत की इस सक्सेस स्टोरी, इस ग्रोथ स्टोरी के गाल पर एक कड़ा तमाचा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जब जमीनी हकीकत की बात आती है तो एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट हमें आईना दिखा देती है। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स EPI 2026 दुनिया के 177 मुल्कों की इस लिस्ट में भारत का स्थान जानते हैं आप? 176, यानी कि हम नीचे से दूसरे स्थान पर हैं दोस्तों। हम वास्तव में नाइजीरिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे रैंक कर रहे हैं इस रिपोर्ट में। साथियों, आप कह सकते हैं कि यह एक विदेशी साजिश है। आप यह भी कह सकते हैं कि यह रिपोर्ट भारत की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भारत को बदनाम करने के लिए लाई गई है। लेकिन क्या हम इतनी आंख मूंद चुके हैं कि हमें अपने शहरों में घुटता हुआ दम दिखाई नहीं दे रहा है? आज हम इस रिपोर्ट के एक एक पन्ने को खोलेंगे और समझेंगे कि क्यों यह रिपोर्ट भारत के लिए पूरी तरह से गलत भी नहीं है। इस इंडेक्स को तैयार करने वाले लोग कोई अरे गहरे लोग नहीं है दोस्तों। इसे तैयार करती है येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी मिलकर के। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, उन्होंने हवा की शुद्धता, पानी, कचरा प्रबंधन और जैव विविधता जैसे कड़े पैमानों पर यह लिस्ट तैयार की है। अगर भारत को रैंक 176 मिली है तो इसके पीछे हमारे खुद के कर्म हैं। आइए 4 कड़वे सच को हम स्वीकार करते हैं। सबसे पहला सच है एयर क्वालिटी, यानी कि हवा। साथियों, अगर आप देखिए तो हम हर साल सर्दियों में दिल्ली NCR को गैस चैम्बर बनते देखते हैं और फिर भी हम कहते हैं कि रिपोर्ट गलत है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, पटना, लखनऊ, ये सिर्फ शहरों के नाम नहीं है दोस्तों, ये दुनिया के सबसे प्रदूषित इलाकों की लिस्ट भी है। जब सर्दियों में AQI 400 और 500 पार कर जाता है और बच्चों के स्कूल बंद करने पड़ते हैं और अस्पतालों में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, तब यह इंडेक्स हमें याद दिलाता है दोस्तों कि हमारी हवा सांस लेने लायक बची ही नहीं है। WHO कहता है कि यह सब केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह भारत का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस भी है। अब साथियों, दूसरी बात देखिएगा, हमारे पास दुनिया की 18% आबादी है और हमारे पास शुद्ध पेयजल कितना है? 4% दुनिया का। यानी कि हमारी नदियां आज की डेट में अगर हम देखें तो सीवर में तब्दील हो चुकी हैं और भूजल, जिस पर मैंने अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो भी किया था, भूजल जो है उसे बेरहमी से हमने निकालकर सोख लिया है। आने वाले कुछ सालों में आप देश के हर बड़े शहरों को जीरो वाटर डे की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं। बेंगलुरु की घटना आप बार बार न्यूज में सुनते होंगे। तो वाटर क्राइसिस, सूखती नदियां, प्रदूषित पानी दूसरा बड़ा आधार है। तीसरा, अब आप किसी बड़े भारतीय शहर में जब आप एंट्री करते हैं, किसी भी शहर में एंट्री करते हैं, तो आपका स्वागत पहाड़ों से होता है दोस्तों। लेकिन वो पहाड़ बर्फ के नहीं होते, प्लास्टिक और वेस्ट के, यानी कि कचरे के पहाड़, कचरे के ढेर होते हैं। यहां पर प्रतिदिन हजारों टन म्युनिसिपल वेस्ट निकालकर डंप किया जाता है, जिसके लिए हमारे पास कोई वैज्ञानिक निपटान प्रणाली भी नहीं है। और ये आपने हर शहर में देखा होगा। अब जब शहरों में इस तरीके से कूड़े के पहाड़ होंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रदूषण कम हो रहा है? और हम ग्लोबल स्टेज पर चाहे जितनी मर्जी वादे कर लें दोस्तों, सच यह भी है कि आज भी भारत 70% से ज्यादा बिजली कोयले को जलाकर ही बनाता है। अब आप कोल एनर्जी पर डिपेंडेंट है। हमारी एनर्जी डिमांड इतनी ज्यादा है कि हम कोयले को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर बताइए, अगर हमारी हवा खराब है, पानी खराब है, कचरे का अंबार लगा हुआ है, हम कोयला जला रहे हैं, तो यह येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी वाले हमें नंबर 1 रैंक दे कैसे सकते हैं भाई? इस लिहाज से यह रिपोर्ट बिल्कुल सटीक है। लेकिन यहां पर रुकना पड़ेगा आपको। हमें वास्तव में कहानी यहां पर खत्म नहीं करनी है। यहां पर जानना होगा उस सच को जिस सच को इस रिपोर्ट में छुपाने की कोशिश की गई है।
रिपोर्ट के आंकड़े अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इस रिपोर्ट को बनाने की जो मेथोडोलॉजी है वह पूरी तरह से बायस्ड है, पक्षपातपूर्ण है। अब भारत का पक्ष सुनिए जो इसे एक नैरेटिव साबित करता है। भारत सरकार का पक्ष सुनिए और इसे समझिए। यह इंडेक्स भारत के कुल उत्सर्जन को देखता है, टोटल एमिशन को देखता है, लेकिन यह भूल जाता है कि भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं। दोस्तों, सच्चाई यह है कि एक अमेरिकी नागरिक एक साल में जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उतना एक भारतीय नागरिक कई सालों में नहीं करता। हमारी पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट विकसित देशों से बहुत कम है। लेकिन जब आप टोटल एमिशन की बात करते हैं तो आप देश की पूरी आबादी को एक साथ ले लेते हैं। यहां पर इस रिपोर्ट में पर कैपिटा कार्बन एमिशन की बात नहीं की जाती है और सजा मिल रही है भारत को, क्योंकि भारत पॉपुलेशन वाइज ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है अगर हम टोटल में देखेंगे तो वो ज्यादा आएगा। दूसरा, पिछले 200 सालों से कोयला और तेल जलाकर अमीर बना कौन? पश्चिमी देश, अमेरिका। और आज भारत को यह पर्यावरण का पाठ पढ़ा रहे हैं। यूरोप और अमेरिका ने औद्योगिक क्रांति के नाम पर सदियों तक वातावरण में, पर्यावरण में प्रदूषण को भरा है, जहर को भरा है। आज जब पृथ्वी गर्म हो चुकी है तो वो विकासशील देशों से कहते हैं आप विकास मत कीजिए, आप विकास की गति को कम कर दीजिए, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। मतलब विकास उनका, कॉस्ट हमारी। और यहां पर ही यह रिपोर्ट फिर से बायस हो जाती है। यह क्लाइमेट जस्टिस, जो जलवायु न्याय है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यह जलवायु न्याय के खिलाफ है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का CBDR प्रिंसिपल जो है, यानी कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यह साफ साफ कहता है दोस्तों कि जिसने इतिहास में ज्यादा प्रदूषण फैलाया है जिम्मेदारी उनकी ज्यादा होगी। लेकिन EPI जो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है वह इस सिद्धांत को दबा देता है। इनफैक्ट इसका नैरेटिव ही इसे दबाने के लिए बनाया गया है, जबकि जिन्होंने ज्यादा पॉल्यूशन फैलाया है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से पूरी दुनिया को गर्म करने की जिम्मेदारी की उठाई है, उन लोगों के ऊपर इसके चार्जेस लगने चाहिए। और यही एक कोर आइडिया था CBDR का। अब दोस्तों, भारत का प्रदर्शन अगर इतना ही घटिया है तो फिर पूरी दुनिया हमारे ग्रीन मॉडल्स की तारीफ क्यों कर रही है, नकल क्यों कर रही है? यह भी एक सोचने का मुद्दा है। आइए उन उपलब्धियों पर भी बात करते हैं जिन पर इस इंडेक्स ने जानबूझकर पर्दा डाल दिया। नंबर 1 है रिन्यूएबल एनर्जी हब्स का मामला। पिछले एक दशक में भारत ने सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा में जो छलांग लगाई है वो एक मिसाल है। गुजरात और राजस्थान के सोलर पार्क्स इसके बड़े सबूत हैं दोस्तों। दूसरा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर इस गठबंधन को जन्म दिया जो आज दुनिया के गरीब देशों को सस्ती सौर ऊर्जा पहुंचाने का काम कर रहा है। और यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड, अमेरिका इससे अलग हो चुका है। यह ग्लोबल लीडरशिप नहीं है तो क्या है? दूसरा, वाइल्ड लाइफ सक्सेस भी अगर आप देखें, यहां प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, वहां भारत का प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया के 75% बाघों को सुरक्षित रख रहा है, उन्हें फलने फूलने का मौका दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मिशन लाइफ। भारत ने दुनिया को सिखाया दोस्तों कि पर्यावरण की रक्षा केवल फैक्ट्रियां बंद करने से नहीं होगी, बल्कि इंसानी लाइफस्टाइल को बदलने से होगी। और इसका वैश्विक मंच पर सम्मान किया गया। तो दोस्तों, हमारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं जिसको इस रिपोर्ट ने कहीं महत्व ही नहीं दिया। साथियों, जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस विषय को कैसे देखना है? जब मेंस में सवाल आएगा तो आपको दोनों पक्षों को बैलेंस करना होगा। और दोनों पक्षों को बैलेंस करने के लिए आपको बताना होगा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, घरेलू समस्याओं को निश्चित तौर पर स्वीकार कीजिए, जैसे हवा और पानी की। लेकिन EPI का जो वेस्टर्न बायसनेस है और CBDR का उल्लंघन है उसको अवश्य उजागर कीजिए। और नेट जीरो 2070 का संकल्प, फेम योजना और ग्रीन फाइनेंस के रोड मैप पर जरूर बात कीजिए। इससे आपका पूरा उत्तर बहुत ही संतुलित हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, फाइनली सच क्या है? सच यह है कि भारत इस समय दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। हमें एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ना है। पहली लड़ाई अपने करोड़ों नागरिकों को गरीबी से बाहर निकालने की है, जिनके लिए हमें फैक्ट्रियां और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। दूसरी लड़ाई क्लाइमेट चेंज से लड़ने की है। अमीर देशों के लिए उपदेश देना बहुत आसान है क्योंकि उनके पास संसाधन है, वो रिच हैं।
लेकिन भारत जैसे देश के लिए यह विकास और प्रकृति के बीच एक बेहद बारीक तार पर चलने जैसा है। हमें अपनी कमियों को सुधारेंगे। रैंकिंग से डर नहीं है दोस्तों, बल्कि अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें यह करना होगा। लेकिन हम पश्चिम के इस सिलेक्टिव नैरेटिव के आगे झुकेंगे भी नहीं। महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि आपको क्या लगता है, क्या भारत को ऐसी ग्लोबल रैंकिंग की परवाह करना चाहिए या परवाह करना छोड़ देना चाहिए? क्या भारत को ऐसी रैंकिंग्स को अपने लिए एक वेकअप कॉल की तरह लेना चाहिए? आप अपने विचार और अपने विचारों के तथ्य तर्क कमेंट में अवश्य साझा कीजिएगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहता हूं। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, तो हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। इस समय हमारे बैचेस में आपको एक बहुत बेहतर ऑफर मिल रहा है, जहां पर आपको लोएस्ट प्राइस पर हमारा कोर्स मिल रहा है। महज 7,999 रुपए से हमारा बैच शुरू हो रहा है और महत्वपूर्ण यह है कि यह बहुत थोड़े समय के लिए आपको सुविधा दी जा रही है। हमारे बैचेस में आपको 18 बुक का सेट मिलेगा, रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, मेंटोरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और इसके साथ साथ आपको डेमो क्लासेस भी देखनी है तो आप देख सकते हैं। आपको हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाना होगा, वहां अपनी पसंद का बैच सेलेक्ट कीजिए, हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम या बाइलिंगुअल, और उसके बाद आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने से पहले बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको यह कोड लगाना होगा, पीके लाइव। इस कोड को लगाते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं या हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स भी चाहते हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।